हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जब मैं वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स के बारे में बता रही थी तो मैंने ये चार्ट मेंशन किया था। तो इसमें हम न्यूट्रोफिल ईसनोफिल्स कवर कर चुके हैं ग्रेनुलोसाइट में। आज हम बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स जो है कवर करेंगे। तो मैं पहले आपको बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊँगी। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी को हम कवर करेंगे। तो जो पहली सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में वो ये है कि बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स दोनों ही वाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं और दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन या एलर्जी हुई है तो वहाँ पे बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बेसोफिल और मास्ट सेल्स की वजह से ही बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे ग्रैन्युल्स कंटेन होते हैं और उन ग्रैन्युल्स के अंदर काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, हेपारिन एंड अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो है दोनों के बीच में वो ये है कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स दोनों ही बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। बेसिक डाई जैसे कि मिथिलिन ब्लू हो गया, टोलेडन ब्लू, हेमेटॉक्सिलिन, ये सारी बेसिक डाई हैं। तो ये था बेसोफिल और मास्ट सेल्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि बेसोफिल और मास्ट सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस, मास्ट सेल को हम मेस्टोसाइट्स बोलते हैं और बेसोफिल्स को हम बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, बेसोफिल के कंपेयर में मास्ट सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसोफिल्स जो है 60 to 70 आवर्स तक ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, लेकिन जो मास्ट सेल्स की लाइफ स्पैन है वो 2 to 3 मंथ तक होती है टिश्यूज़ में। नेक्स्ट डिफरेंस, मास्ट सेल जो है वो टिश्यू में प्रेजेंट होता है और बेसोफिल्स ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है। तो जैसे ही मास्ट सेल्स बोन मैरो से अराइज होता है वो सर्कुलेशन में आता है ब्लड स्ट्रीम में। जब वो ब्लड स्ट्रीम में तो वो इमेच्योर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टिश्यू में जाता है वो मास्ट सेल्स मैच्योर हो जाता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं कि जब हम हिस्टोपैथ में मास्ट सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टिश्यू की स्टेनिंग करते हैं, कौन सी स्टेनिंग, टॉलरेंट ब्लू स्टेनिंग। और स्टेनिंग करने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे टिश्यू को तो आपको मास्ट सेल्स कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे। आप इमेज में देख सकते हैं सेंटर पे मास्ट सेल्स जो है प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि जो मास्ट सेल्स है वो बोन मैरो से अराइज होकर टिश्यू में जाके मिच्योर होता है, लेकिन बेसोफिल्स जो है वो बोन मैरो में ही मिच्योर हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में एज ए मैच्योर सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, बेसोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो लोबेटेड होते हैं, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो लोब की तरह होता है। वहीं मास्ट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है। तो अभी तक हमने बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसे कवर किया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि मास्ट सेल्स जो है वो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यू में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अराउंड जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में, और जितने भी म्यूकोसल सरफेस हैं लंग्स में या नेजल कैविटी में वहाँ पे मास्ट सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मास्ट सेल्स है वो इन्फ्लामेटरी डिजीज और एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड, वुंड डीलिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है। एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में भी मास्ट सेल्स का काफ़ी रोल है। नेक्स्ट, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर ना करे उससे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बेसोफिल्स के फंक्शंस के बारे में बात करें तो यूसनोफिल्स के साथ साथ बेसोफिल्स भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सेकंड, बेसोफिल्स जो है वो ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। आपने देखा होगा कहीं कट जाता है बॉडी में तो ब्लड बाहर निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता ब्लड सर्कुलेशन में? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हेपारिन। ठीक है। वो कहाँ से रिलीज होता है? वो बेसोफिल से रिलीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। नेक्स्ट, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो बेसोफिल्स है वो इन्फ्लामेटरी डिजीज और एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है।
हमने अभी तक बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के जो फंक्शंस पढ़े उसमें एक चीज़ काफ़ी सिमिलर थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, वो है एलर्जी और इन्फ्लामेशन। तो आज हम थोड़ा सा एलर्जी और इन्फ्लामेशन के कैस्केड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉडी में इन्फ्लामेशन और एलर्जी कैसे कॉज होती है बेसोफिल और मास्ट सेल्स की वजह से। तो होता क्या है कि जैसे ही बॉडी में कोई एलर्जन एंट्री करता है, एलर्जन क्या, जो एलर्जी कॉज करेगा, वो एलर्जन कुछ भी हो सकता है, पोलन, ग्रेन्स, डस्ट माइट, एनिमल डेंडर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो नोज़ के थ्रू एंटर हो इनहेल करते समय या फिर स्किन से एंटर हो, तो तुरंत टी लिम्फोसाइट को पता लग जाता है कि बॉडी में कोई एलर्जन ने एंट्री ली है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तुरंत बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है कि तुम फटाफट से एंटीबॉडी बनाओ, बॉडी में कोई एलर्जन ने एंट्री ली है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, उसका वर्क ही है एंटीबॉडी बनाना। जनरली काफ़ी टाइप की एंटीबॉडी होती है, 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बी लिम्फोसाइट बनाता है, जैसे कि IgG, IgM, IgA, IgD, ठीक है, IgE। तो एलर्जन के केस में बी लिम्फोसाइट कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि IgE एलर्जी के पोर्शन को संभालती है, इसलिए बी लिम्फोसाइट IgE एंटीबॉडी को जो है बनाएगा। ठीक है, जो कि उस एलर्जन के अगेंस्ट होगी। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही IgE एंटीबॉडी रिलीज हुई, ये IgE एंटीबॉडी बेसोफिल्स या फिर मास्ट सेल्स के सरफेस पे आके बाइंड हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ IgE रिसेप्टर्स। आप देख सकते हैं इमेज में बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स के सरफेस पे ये IgE एंटीबॉडी जो है बाइंड हो गई हैं। जैसे ही ये IgE एंटीबॉडी रिलीज होकर मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के सरफेस पे बाइंड होती हैं, ये एंटीजन को भी ट्रैप कर लेती है। यानी कि आप ये जो ब्लैक ब्लैक एंटीजन्स देख रहे हैं, ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी इनको बाइंड कर लेंगी। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है, तुरंत मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल्स का डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाता है। डीग्रेनुलेशन का मतलब कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के सेल्स का ब्रेकडाउन होना। जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स थे और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस कंटेन थे वो सारे रिलीज होने लगते हैं टिश्यूज़ के आसपास। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से सब्सटेंस है, हिस्टामिन है, हेपारिन है, सीरोटोनिन है, ये सारे रिलीज होते हैं और इन्हीं केमिकल सब्सटेंस की वजह से बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी में इचिंग होने लगती है, छींक आती है, खांसी आती है, नेजल सिक्रेशन होता है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुए बेसोफिल्स और मास्ट सेल से, ये क्या सिम्टम्स कॉज करते हैं, किस तरीके से करेंगे, जैसे कि अगर हिस्टामाइन है वो अगर रिलीज हुआ, ठीक है, अगर वो स्किन में रिलीज हुआ तो स्किन में ईचिंग और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। यही हिस्टामाइन अगर नेज़ल कैविटी में ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हमें नेज़ल सिक्रेशन होंगे, यानी कि नाक बहेगी। और अगर यही हिस्टामाइन हमारे लंग्स में ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो हमें वीजिंग एंड कफिंग की प्रॉब्लम जो है रहेगी। नेक्स्ट, हिस्टामाइन जो है वो एज अ वैसोडायलेटर की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है, उसको फैला देता है, जिसकी वजह से जो परमेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और क्वालिटी इंक्रीज होने से जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो यही अगर म्यूकस का सिक्रीशन निज़ल कैविटी में हो रहा है तो हमें क्या, निज़ल सिक्रीशन होने लगता है। अगर यही म्यूकस का सिक्रीशन लंग्स में हो रहा है तो वीजिंग एंड कफिंग की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट, सीरोटोनिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बेसोफिल से रिलीज होता है। तो ये जो होता है ये स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये एक फैक्टर है जो कि डीग्रेनुलेशन के वक्त जो है रिलीज होता है। इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है कि जो अदर WBC हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, इस्नोफिल्स, इनको ये एक्टिवेट करती है कि आप भी उस साइड पर आ जाइए जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की फाइटिंग चल रही है। ठीक है, आप भी आइए और उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करिए। तो ये इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स उस साइड पर आती हैं और एंटीजन को किल करती हैं। कैसे किल करती हैं, यूस्नोफिल्स कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं। ठीक है, वो केमिकल सब्सटेंस उस एंटीजन को किल कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ बॉडी को भी इरिटेट करते हैं। कैसे इरिटेट करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा यूस्नोफिल्स तो बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे, ईचिंग होगी, नेजल सिक्रेशन होगा, वीजिंग, कफिंग, ये सब हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही न्यूट्रोफिल का क्या वर्क है कि वो एंटीजन को फैगोसाइट कर लेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा और किल कर देगा,
और फिर कुछ केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज़ करेगा, इंक्लूडिंग एंजाइम्स भी। और ये क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज कर देंगे, ठीक है। हेपरिन जो कि मैंने बताई एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, लेकिन जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, जहाँ पे फाइटिंग चल रही है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे हेपरिन कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स जा रहे हैं फाइटिंग के लिए, उसको किल करने के लिए, वो वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे और वो किल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेपरिन जो है काफ़ी रिलीज़ होता रहता है, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बना रहे। नॉर्मली जो बेसोफिल्स है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का लेस देन 1% ही सर्कुलेट होता है। तो आप जान सकते हैं कि कितना ये रेयर है। अगर हमारी बॉडी में बेसोफिल्स का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, तो इस कंडीशन को हम बेसोफिलिया बोलते हैं। जनरली ये लिम्फोमा और ल्यूकेमिया के केसेस में देखने को मिलता है। और अगर बेसोफिल्स का लेवल नॉर्मल से कम होगा तो इस कंडीशन को हम बेसोपीनिया बोलेंगे। जनरली ये सीवियर एलर्जीज और इन्फेक्शंस में पाया जाता है, पर ये बहुत रेयर है। अच्छा, बेसोफिल्स के काउंट में जो वेरिएशंस हैं उसको तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन मास्ट सेल्स को हम कैसे मेजर करेंगे कि उनका एक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब मास्ट सेल्स एक्टिवेट होता है और डीग्रेनुलेशन होता है, तो उस टाइम पर हिस्टामिन और हेपारिन के साथ साथ ट्रिप्टेज एंजाइम भी रिलीज होता है। तो ये ट्रिप्टेज एंजाइम्स ब्लड में आ जाता है। तो ट्रिप्टेज एंजाइम को ब्लड में मेजर करके हम पता लगा सकते हैं मास्ट सेल के एक्टिवेशन के बारे में। ब्लड में ट्रिप्टेज का जो नॉर्मल लेवल है वो 5 नैनोग्राम/ml होता है। अगर ट्रिप्टेज का लेवल नॉर्मल लेवल से हाई हो जाए तो इसको मेस्टोसाइटोसिस बोलते हैं। जनरली ये एलर्जिक कंडीशंस, एनाफिलैक्सिस और ऑटो इम्यूनिटी में देखने को मिलता है। ये एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस का मतलब होता है कि सडनली एलर्जिक रिएक्शन हो जाना। आपने सुना होगा कि एक पेशेंट को डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही थी, वो एंटीबायोटिक पेशेंट के अंदर जाके काफ़ी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉज किया, जिसकी वजह से काफ़ी वैसोडाइलेशन की वजह से काफ़ी सारा फ्लूइड जो है एक्सेसिव में बाहर आया और पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये था बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।